So in the previous class, we start semiconductor physics, and in semiconductor physics, I describe two types of semiconductor materials. First is intrinsic semiconductor materials, and second was the extrinsic semiconductor materials, right? तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं एंड देयर इज नो इम्प्योरिटी इनसाइड दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल। और जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स था, आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट? तो बताइए कि एन टाइप के अंदर मैंने क्या बताया था कि व्हाट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी वी विल इंसर्ट इनसाइड दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर इन Pentavalent. दैट इज Pentavalent impurity. वेरी गुड, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। एंड यहाँ पे वी विल इंसर्ट ट्राइवेलेंट। Trivalent. एंड व्हाई वी आर एडिंग दिस इम्प्योरिटी? हम इम्प्योरिटीज को क्यों ऐड कर रहे हैं? टू एनहांस देयर इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, दे आर यूज्ड, these semiconductor materials are used for various purpose, like लाइट एमिटिंग डायोड के लिए, ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम इनका यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए हमने इनके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की है। इम्प्योरिटी ऐड करने से इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जा रही है? एनहांस हो जा रही है। आपका जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि देयर आर एन, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो आपके होल्स होंगे दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट? और यहाँ पे जो कंडक्शन होगा, कंडक्शन ड्यू टू एन टाइप के अंदर जो कंडक्शन होगा दैट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, इलेक्ट्रॉन्स आर हियर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर लेट अस टेक अ सिलिकॉन। सिलिकॉन का हमने एटम लिया एंड वी इंसर्ट अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, वी कैन टेक एल्युमिनियम, दिस इज डोप। इसको हमने डोप कर दिया, राइट? Initially we have a silicon and germanium, these are the pure semiconductors, that is the intrinsic semiconductor, and we insert a doping material, that is the doping atom is the aluminum atom, we insert here. So what will happen कि आपका जो silicon है it has atomic number 14 and aluminum has atomic number 30. Its electronic configuration become 284, means 4 valence electron are here, and if I talk for aluminum atom 283, means it has 3 valence electron, right? Now if we draw the crystal lattice of this silicon atom, this is silicon, and here we are adding a doping atom aluminum here. This is a crystal structure of p-type semiconductor, right? And here I am denoting 4 valence electron of this silicon atom, because from this atomic configuration you can see it has 4 electrons in its valence shell. Like this. So what will happen?
but this has 3 valence electron. It has 3 valence electron. तो यहाँ पे एल्युमिनियम के मैंने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए? 3. एंड व्हाट अबाउट सिलिकॉन? सिलिकॉन के हमने ड्रॉ किए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अब यहाँ पे अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो दे विल फॉर्म लाइक दिस. ये इधर इसके साथ बना देगा. इट विल फॉर्म लाइक दिस. There is a formation of covalent bond like this. Because आपका ये जो क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पे मैंने कुछ सिलिकॉन दिखाए, बट देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलिकॉन. बहुत सारे सिलिकॉन हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप एंड डाउन. तो यहाँ पे जो ये आउटर में है, ये इसके साथ फर्दर जो सिलिकॉन आएंगे उनके साथ क्या बना देगा? कोवेलेंट बॉन्ड. Like this. अब यहाँ पे ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पा रहा बिकॉज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? यहाँ पे क्या हो क्रिएट हो गया? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, यू कैन से कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर यहाँ पे भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वैलेंस शेल में, तो ये वाला भी कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता. बट देयर इज अ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट विल हैपन कि यू कैन से कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर दे आर कॉल्ड acceptor impurities because it has tendency to accept the electron. जो आपका एन टाइप के अंदर हमने बात की थी, वहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे. तो हमें तो 4 ही चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. तो वहां पे क्या था कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, मींस उनकी टेंडेंसी क्या थी कि वो डोनेट कर रहे थे. दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. बट फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की है, उनकी टेंडेंसी क्या है? उनको एक्सेप्ट करना है. उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है. दे हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल and they require 1 electron. They have tendency to accept the electron. So that's why जो p type के अंदर जो impurity होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? Acceptor impurities, because they have tendency to accept the electron. They have tendency to accept the electron. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्सेप्ट कब करेगा? जब हम इसको वी विल प्रोवाइड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. जब हम इस क्रिस्टल को स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे या थर्मल एजिटेशन करवाएंगे, तो क्या होगा कि ये जो डेफिशिएंसी है दैट इज होल, दैट इज फिल्ड बाय आइदर दिस इलेक्ट्रॉन, या यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. फिर यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, राइट? तो ये क्या करेगा कि कंटिन्यूस इस तरह से कहीं से उठा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करा, तो दूसरी जगह आपका उस वाली पोजीशन पे क्या हो जा रही है? होल क्रिएट हो जा रहा है. तो यू कैन से कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल. Formation of holes are created in p-type semiconductors. तो अगर यहाँ पे जैसे जैसे हम impurities को ऐड कर रहे हैं, तो जितने भी हम impurities ऐड करेंगे, means there are presence of large number of holes inside this p-type semiconductor. तो ये जो holes होंगे, presence of holes are responsible for conduction. वहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द कंडक्शन. और यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा पी टाइप के अंदर? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन.
if we draw the energy band diagram, तो यहाँ पे क्या होगा, this is your valence band and this is your conduction band. तो यहाँ पे वैलेंस बैंड के पास ही क्या है, डेफिशिएंसी है, तो देयर विल बी सम लेवल, दिस लेवल इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल. Acceptor level because it needs one electron to accept to complete its covalent bond. तो यहाँ पे ये आपका acceptor level होगा and it is placed at very small energy gap delta E. That is the order of you can say 0.01 electron volt. अगर हमारा ये energy gap, if I say कि this energy gap is order of like maximum of 2 electron volt या 1.2 1.1 electron volt कि अगर हम बात करें तो ये जो energy gap होगा, जो acceptor level होगा, which is created near the valence band, so it has energy of 0.01 electron volt. Means हमें इतनी energy चाहिएगी to remove that deficiency, क्योंकि उसको हमें एक इलेक्ट्रॉन देना है वहां पे कि जिससे उसका कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अराउंड 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज अप्रोक्सीमेशन वैल्यू. तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल कि हम सिलिकॉन ले रहे हैं या फिर जर्मेनियम ले रहे हैं, राइट. तो अराउंड व्हाट आई कैन से कि आपका जो ये ओवरऑल एनर्जी है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डेल्टा ई. डेल्टा इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो आपका जो एक्सेप्टर लेवल यहाँ पे क्रिएट होगा दैट इज nearly close to the valence band. और जो आपका डोनर लेवल कहाँ पे क्रिएट हुआ था, यहाँ पे क्रिएट हुआ था, that is near to the conduction band, because उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था और इलेक्ट्रॉन फ्री होके दे reach to the conduction band, right. तो ये था हमारा कि what is intrinsic semiconductor and what is extrinsic semiconductor. and extrinsic semiconductors में हमने डिस्कस किया कि what are the types of extrinsic semiconductors, right, with the help of this crystal lattice. So this is just a theoretical idea. Now you have mathematical derivation in your syllabus. You have to calculate the carrier concentration. अभी तक तो हमने theoretically डिस्कस किया है कि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होता है. हमने वी डिडंट डिस्कस एनी मैथमेटिकल डेरिवेशन कि मैथमेटिकली अगर हम बोलना चाहें कि व्हाट इज द कैरियर कंसंट्रेशन. सबसे पहले हमें कैरियर कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए कि कैरियर कंसंट्रेशन क्या होती है. कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हम कैरियर कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कैरियर कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. देयर इज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस कि हाउ टू कैलकुलेट द कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से चार्ज कैरियर हैं. यहाँ पे वी हैव electrons and holes. So you have to calculate the presence of electrons. Electrons का concentration आपको पता करना है. And you have to calculate the concentration of holes. तो कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि आपका जो भी सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उन सेमीकंडक्टर्स के अंदर कितना कितना अमाउंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड कितने होल्स प्रेजेंट हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स की कैरियर कंसंट्रेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, N स्टैंड्स फॉर कैरियर कंसंट्रेशन, और इलेक्ट्रॉन है तो मींस Ne, एंड हियर आई एम डिनोटिंग दिस Np और NH, राइट. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा N स्टैंड्स फॉर कैरियर कंसंट्रेशन, और इसके सबस्क्रिप्ट में I यूज E, मींस इट स्टैंड्स फॉर
carrier concentration for electron, and it stands for carrier concentration for holes, right? So for this you have to calculate these values by mathematical derivation. You have to derive this by mathematically, and after its derivation we will discuss its temperature dependence, because semiconductors depends upon temperature. उनकी जो properties हैं वो temperature के साथ बहुत affect करती हैं. तो यहाँ पे carrier concentration, first we will discuss this carrier concentration with mathematical derivation. Mathematical formula से हम discuss करेंगे. उसके बाद उनका behavior देखेंगे. What is the temperature dependence, कि उनका टेम्परेचर के साथ क्या चेंजेस आते हैं, कि हाउ दे डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर टू कैलकुलेट कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस कैरियर कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पहले हम क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. We will calculate number of electrons and then we will calculate number of holes. And in the previous class I told you कि in the intrinsic semiconductor जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कंडक्शन बैंड में उतने आपके होल्स क्रिएट होंगे in the valence band, right? क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे, तो you can say कि intrinsic semiconductor के अंदर जो कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल. तो अगर मैं आपको एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करवा दूंगी तो नेक्स्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन विल बी एग्जैक्टली सेम, जस्ट आपने उसको रिप्लेस करना है विद होल. जहां इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे आपने किससे रिप्लेस कर देना है? होल से, बिकॉज इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, राइट? तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस Ne. Ne. तो आपका जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द कैरियर कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन टू टर्म्स. फर्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स. It depends upon two terms. First is the density of state. I think that will be new for you. Density of the states. And second, it will depend upon Fermi-Dirac function. Fermi-Dirac function. इन दोनों टर्म्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा. तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट को मैं डिनोट कर रही हूँ दैट इज डी. इसे हम डिनोट करेंगे, डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी एंड ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी. कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, और आपका जो फर्मी डिराक फंक्शन को मैं डिनोट कर रही हूँ एफ. एफ स्टैंड्स फॉर फर्मी एंड ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, राइट? सो दीज आर द नोटेशन. तो यहाँ पे we will use these two formulae directly कि what is the density of the state and what is the Fermi-Dirac function. तो आपका जो Fermi-Dirac function है ये आपका डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 divided by, there is one mathematical derivation in quantum mechanics के अंदर आता है Fermi-Dirac statics. तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट डिस्कस करेंगे देन वी विल ड्राइव दिस फर्मी डिराक फंक्शन. तो अभी आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर e की पावर e माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय kt प्लस 1, राइट? यहाँ पे क्या है, e
F, E के नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट में F लिखा है, दिस इज स्टैंड्स फॉर फर्मी एनर्जी। ये भी हम डिस्कस करेंगे फर्मी एनर्जी क्या होता है एट द एंड ऑफ दिस डेरिवेशन की व्हाट इज फर्मी एनर्जी। एंड देन K is a Boltzmann constant here, and T is the temperature. T is the temperature. And E is the energy. तो अगर हम फर्मी डिराक फंक्शन को डिफाइन करना चाहे तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स दैट आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम कि क्वांटम मैकेनिक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। आपने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स टिल नाउ? आई थिंक नो, 12th में क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती है, यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आपका जो बीटेक के अंदर अराउंड 5 और 6 टाइप्स के आप फिजिक्स की बात करोगे तो उसमें से जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टाइप ऑफ फिजिक्स, एक मैंने फिजिक्स बताया था क्वांटम फिजिक्स, दैट इज अ मॉडर्न फिजिक्स। तो आपका जो क्वांटम फिजिक्स है वो किसके ऊपर बेस होता है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर बेस होता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, जस्ट वी टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो टोटली बेस्ड होती है ऑन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और जो ये फर्मी डिराक फंक्शन है, दिस इज अ वेल नोन डेरिवेशन इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स का वेल नोन डेरिवेशन है, टॉपिक है। तो ये भी क्या होगा? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये भी क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन टू फाइंड, किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है? टू फाइंड एनी एनर्जी स्टेट E। इट डिस्क्राइब, ये किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है? F इज अ फर्मी डिराक फंक्शन। इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एनर्जी स्टेट E, राइट? तो ये हमारा क्या है? एक फर्मी डिराक फंक्शन है जो हमें चाहिए टू कैलकुलेट द कैरियर कंसेंट्रेशन। ये सभी के अंदर चाहिएगा। और सेकंड हमें क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ द स्टेट। तो जो डेंसिटी ऑफ द स्टेट है, डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ, दैट इज अ नंबर ऑफ allowed states। Density of state indicates number of allowed states in a semiconductor। क्या आपके पास कितनी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट हैं इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर, राइट? तो यहाँ पे जो आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट को DE, इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज, ये दोनों आपने डायरेक्टली यूज करने हैं। DE is the density of the state and it is equal to 4 pi upon Ht cube 2m, m stands for mass, 3/2 e की power 1/2. This is the density of the state. 4 pi, h is a Planck's constant, m is a mass. हम किसी कैरियर कंसंट्रेशन निकाल दें इलेक्ट्रॉन की, तो यू कैन से दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड E इज द अवेलेबल एनर्जी, राइट? तो हमने दोनों टर्म्स लिख लिए जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे। एंड इट विल डिपेंड्स अपॉन टू टर्म्स, फर्स्ट इज द फर्मी डिराक फंक्शन एंड सेकंड इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट। ये दोनों टर्म्स हमें चाहिए टू कैलकुलेट द कैरियर कंसंट्रेशन।
तो इसको भी मैं यही लिख रही हूँ, दैट इज ई एफ ई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर ई माइनस दिस अपॉन के टी प्लस 1। राइट। उसके बाद ये दोनों जो आपके पास हमने फंक्शंस लिखे हैं वो उनकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे। तो जो अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं फॉर द कैरियर कंसंट्रेशन और यू कैन से इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और you can say number of electrons because we are going to calculate the concentration of electron और electrons कहाँ पे present थे intrinsic semiconductor में in the conduction band. We are talking about the free electrons present in the conduction band. तो number of electrons number of electrons having energy E to E plus DE। क्योंकि हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमने एक लिमिट लगा दी, दैट इज E से लेके E plus DE तक, राइट। तो Dn इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं बात कर रही हूँ, एन यहाँ पे कैरियर कंसंट्रेशन है और इसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द स्टेट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है Fermi-Dirac function or DE. So this is the mathematical formula to calculate the carrier concentration. किस किस पे डिपेंड किया, डेंसिटी फंक्शन पे, सेकंड डिपेंड्स अपॉन द Fermi-Dirac फंक्शन और D हमारे पास क्या है कि हमने लोअर लिमिट से अपर लिमिट लिया है तो चेंज इन द एनर्जी। और अब अगर हम इसका टोटल निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। यही तो होता है फिजिक्स के अंदर, अगर हमें पहले हम स्मॉल टर्म्स का वैल्यू निकालते हैं देन इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड टू कैलकुलेट इट्स टोटल वैल्यू, तो एट द एंड हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, दिस इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इन द कंडक्शन बैंड, और इसलिए स्मॉल के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया डी डेल्टा, और यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया डी, एंड एट द एंड हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले हम इनका वैल्यूज पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने इन दोनों का वैल्यूज लिखा है। तो वी विल राइट डाउन दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, Dn आपका जो कैरियर कंसंट्रेशन, और इसको आप DnE भी लिख सकते हो कि हम इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। DE इज द 4 पाई अपॉन H की क्यूब, राइट। और यहाँ पे हमारे पास मास है तो इसको भी मैं मास को भी ME लिख देती हूँ। क्या आपको याद रहेगा कि वी आर टॉकिंग फॉर कैरियर कंसंट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। ME इसका पावर क्या है 3/2 एंड E की पावर यहाँ पे क्या है 1/2। ये मैंने D का वैल्यू पुट किया। अब हम डिराक फंक्शन भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डिराक फंक्शन सारा क्या है डिनोमिनेटर में, तो आई एम राइटिंग हियर E की पावर E माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, और यहाँ पे बाद में क्या है DE है, बिकॉज अभी हम स्मॉल की टर्म में बात कर रहे हैं, स्मॉल वैल्यू, राइट। यहाँ तक समझ आया। Now we will solve it further. आपको अगर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाएगा तो you are able to calculate, because यहाँ पे हमने कितने डेरिवेशन करने हैं, 3 डेरिवेशन करने हैं। फर्स्ट फॉर इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक के अंदर हम दोनों करेंगे, एन टाइप का भी, एन की होल्स का कितना कंसंट्रेशन होगा और इलेक्ट्रॉन का कितना कंसंट्रेशन होगा। इसी तरह से हम जब एन टाइप में जाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, तो वहां पे भी हमें होल की कंसंट्रेशन भी देखनी है और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन भी देखनी है। और इसी तरह से आई टॉक फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप के अंदर भी हमें वी विल कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सभी का जो डेरिवेशन है दैट इज मोर और लेस सेम, सभी का बेसिक आपका यही रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो अगर आपको एक डेरिवेशन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो जो हम 6 डेरिवेशन की बात करेंगे दैट विल बी इजी फॉर यू,
राइट। तो अभी तक हमने बात की कि इसका फॉर्मूला किस किस पे बेस डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द स्टेट पे और फर्मी डिराक फंक्शन पे। अब यहाँ पे हमें लिमिट्स लगानी है कि हम लिमिट्स क्या लगाएंगे। और सेकेंड हम इसको चीज कर सकते हैं कि आपका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है 1 प्लस, अगर मैं आपको e की पावर x लिखूं तो इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, दैट इज e की पावर x एट सर्टेन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है टेम्परेचर का टर्म है। तो यू कैन से कि 1 प्लस e की पावर e माइनस e f अपॉन kt, that is approximate equal to e की पावर e माइनस ef अपॉन kt। इसको हम अप्रोक्सीमेट इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन, राइट। और दूसरा अब हम लिमिट्स की बात करेंगे, तो लिमिट्स की बात करने के लिए दिस इज योर कंडक्शन बैंड और ये आपका क्या था, वैलेंस बैंड था। एंड दिस इज द एनर्जी Eg। मैं इसका एनर्जी Ec मान ले रही हूँ एंड Ev इज द एनर्जी फॉर द वैलेंस बैंड। तो बिकॉज योर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट और हम इन्हीं का तो कंसेंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं। वी वांट टू कैलकुलेट द कैरियर कंसेंट्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्शन बैंड। और जब हम वैलेंस होल्स की बात करेंगे तो होल्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, वैलेंस बैंड में। तो तब हम किसकी एनर्जी की बात करेंगे, वैलेंस बैंड की एनर्जी की। और अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वी विल टॉक फॉर द कंडक्शन बैंड एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे जो इसका एनर्जी का लिमिट होगा, लोअर लिमिट का आपका क्या हो जाएगा, Ec। इट्स लिमिट विल बी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो जो इंटीग्रेशन लिमिट दैट विल बी फ्रॉम Ec टू इंफिनिटी। इसका लोअर लिमिट क्या रहेगा, कंडक्शन एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड, और अपर लिमिट हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे ऑन द बोथ हैंड साइड। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हम एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में करेंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें किसकी लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की लिमिट्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, Ec टू E, दिस इज द इंटीग्रेशन लिमिट। और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओवरऑल टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी, दैट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। तो अब इसको फर्दर आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, अगर हम इसको राइट करें, लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या लिख सकते हैं, Ne, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करके आपका वो जो D का टर्म था वो हट गया है। ये D दिस इज D इज कैंसिल विद दिस इंटीग्रेशन, राइट। और राइट हैंड साइड में आपके पास ये 4 पाई अपॉन h की क्यूब, तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख ले रही हूँ। एंड आपका जो 2m की पावर 3/2, ये भी आपका क्या है, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि ये एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, एनर्जी, बिकॉज हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एनर्जी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो एनर्जी की टर्म होगी वही हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे एंड अदर टर्म्स को हम वी एग्जिट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, राइट। तो हियर वी विल राइट दैट इज Ec and here is E.
सॉरी यहाँ पे ई नहीं है, आई गोट अ मिस्टेक, देयर इज अ इंफिनिटी, दिस इज इनफाइनाइट, इसकी जो लिमिट्स हैं वो मैंने क्या बताई है, इनफाइनाइट, एंड हियर इज e की पावर 1/2 अपॉन e की पावर e माइनस e f अपॉन kt इंटू डी ई, राइट, ये मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया है। Now we will solve this equation further. यहाँ पे जो आपका E है दैट इज अ टोटल एनर्जी, यहाँ पे जो E है दिस इज अ टोटल एनर्जी, लेकिन वी आर टॉकिंग फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड की एनर्जी कितनी है, EC, तो यहाँ पे एनर्जी को वी विल रिप्लेस विथ E माइनस EC। E तो हमारे पास टोटल एनर्जी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बट अगर हम कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, तो जो चेंज इन द एनर्जी होगा, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, दैट इज E माइनस EC। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी होगी E, इसको हम क्या बोल देंगे, E माइनस EC, और आपका D तो क्या बन जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे E माइनस EC करूंगी तो अगेन यू विल गेट DE, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, दैट इज 4 पाई H की क्यूब 2me की पावर 3/2 EC अपॉन इंफिनिटी, एंड हेयर इसको हम क्या लिखेंगे, E माइनस EC की पावर 1/2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, DE। नीचे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर E माइनस EF है, इसको भी अगर हमें चेंज करना तो इसके अंदर मैंने EC को ऐड करवाया और EC को सब्सट्रैक्ट करवाया, डिवाइडेड बाय KT, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में, तो वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ EC, हमें कंडक्शन बैंड की एनर्जी की टर्म में बात करनी है। तो यहाँ पे मैंने सारी टर्म्स को किसकी टर्म में लिख दिया है, EC की टर्म में लिख दिया है। तो व्हाट यू विल गेट, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, ये इसके हमने दो पार्ट्स कर लिए, दैट इज ये वाली टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी, इसलिए मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका रहेगा EC टू इंफिनिटी, here is E माइनस EC की पावर 1/2 DE। यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ, दैट इज एक तो E की पावर E माइनस EC, जिसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और दूसरा टर्म आपका रहेगा दैट इज EC माइनस EF अपॉन KT, राइट। यहाँ पे मैंने EC को ऐड करवाया और EC को सब्सट्रैक्ट करवाया, बिकॉज मैं क्या चाह रही थी, हर एनर्जी को हम किसकी टर्म में लिखते हैं, E माइनस EC की टर्म में लिखें, राइट। अभी तक सारे स्टेप समझ आ रहे, शुड आई रिपीट एनी स्टेप, इट इज अ टोटली मैथमेटिक्स। तो अगर आप एक डेरिवेशन आपका हो जाएगा तो यू आर एबल टू सोल्व ऑल द मैथमेटिकल डेरिवेशन।
यस समझ आ रहा है? नो रिप्लाई। ये स्टूडेंट्स विजिबल हो रहा है ब्लैक बोर्ड और आवाज क्लियर आ रही है आज? यस मैम। ओके, तो इसको फर्दर सोल्व कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लेंथी भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा क्या आ गया Ne, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है इलेक्ट्रॉन्स की। एंड राइट हैंड साइड में हमारा क्या रहेगा 4 पाई अपॉन h की क्यूब 2me की पावर 3/2। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। अब ये वाला जो टर्म होगा हमें सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करना है। ये वाले टर्म तो हमारी कांस्टेंट है, बिकॉज हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, ई के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये वाली टर्म EC और EF आपके कांस्टेंट है, तो इसको मैं कहाँ रख दे रही हूँ, इंटीग्रेशन के बाहर। तो व्हाट यू विल गेट, अगर ये बाहर जाएगा तो इट इज इन डिनोमिनेटर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस EC माइनस EF अपॉन KT। ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी मैंने बाहर निकाल दी, तो हमारा अंदर क्या बचा, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया है, इनसाइड यूनिट लिमिट इज EC टू इंफिनिटी एंड हियर इज E माइनस EC का पावर 1/2 एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव E की पावर E माइनस EC अपॉन KT इंटू DE। राइट, तो जस्ट अब हमारा सारा टर्म आ गया है, मतलब कि आपका 50% डेरिवेशन हो गया। जस्ट हमें इस टर्म को सॉल्व करना है। तो इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपने किए ही होंगे इन योर 12th क्लास। तो यहाँ पे इस टर्म को मैं एज इट इज रख रही हूँ, देयर इज नो चेंज। तो इसको मैं x मान ले रही हूँ कि हर बार मैं इसको x लिख दूंगी, लास्ट में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपका जो एक्सपोनेंशियल है इसको मैं x मान ले रही हूँ, E माइनस EC अपॉन KT। एक्सपोनेंशियल को हम कैसे सोल्व करते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल में वैल्यू होती है उसको मैंने x मान लिया, तो आपका जो DE का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज dx इंटू KT। यही वैल्यू आएगा ना, राइट। और अगर हम लिमिट्स की बात करेंगे तो लिमिट्स में एक बार हम EC लगाएंगे, यहाँ पे EC का वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट हमारी इन टर्म्स ऑफ x की टर्म में क्या आ जाएंगी 0 फॉर EC, एंड फॉर इंफिनिटी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, इंफिनिटी रहेगा। अगर हम इंफिनिटी की बात करें तो व्हाट आई एम सेइंग कि हमने सारी की सारी वैल्यूज को किसकी टर्म में कन्वर्ट कर लिया, x की टर्म में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा E माइनस EC, दैट विल बी इक्वल टू x इंटू KT। राइट, समझ आ गया हो ना, इट इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। ये समझ आ गया। हमने क्या किया कि इस टर्म को E माइनस EC अपॉन KT को मैंने x पुट किया, देन आई विल कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग इन टर्म्स ऑफ x की टर्म में हम लिखेंगे अब। तो व्हाट यू विल गेट, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं तो इनसाइड हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट्स हमारी चेंज हो गई 0 से लेके इंफिनिटी। इसका वैल्यू हमारा क्या आया x इंटू KT, तो मीन्स x की पावर 1/2 KT का पावर 1/2, राइट। और DE हमारा क्या है, दैट इज dx इंटू KT, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट e की पावर x। राइट, तो हमने सारा का सारा जो इंटीग्रेशन के अंदर था उसको मैंने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x की टर्म में मैंने लिख दिया। एंड नाउ वी विल सोल्व इट फर्दर। तो अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 0 से x
0 से इंफिनिटी। केटी तो आपका कांस्टेंट है, केटी को मैं बाहर लिख दे रही हूँ, जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं बाहर लिख रही हूँ। दैट इज केटी, आपका केटी की पावर 1/2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये वाला केटी भी आपका बाहर मैंने लिख दिया, तो इनसाइड आपका क्या रह गया 0 से इंफिनिटी, एंड हियर इनसाइड इज x की पावर 1/2 e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स। इनसाइड आपका ये टर्म बचा। और ये इंटीग्रेशन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है, और उसका जो वैल्यू है दैट इज π/4 की पावर 1/2, π/4 का पावर 1/2, ये आपने डायरेक्ट उसमें पढ़ा होगा, राइट। तो मीन्स आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन सोल्व हो गया है, सारे टर्म्स हमारे पास आ गए हैं। तो जस्ट हमने अब क्या लिखना है, इसकी जगह में क्या लिख दूंगी, हमने इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया, और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, ये टर्म एज इट इज, एंड हियर ये वाली बाहर निकल आई है, मीन्स केटी का पावर 3/2, और यहाँ पे π/4 की पावर 1/2। राइट तो ये हमारा इतना बड़ा क्या आ गया, दिस इज अ कैरियर कंसंट्रेशन, दिस इज अ कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। अब इसको हम थोड़ा मर्ज करके लिख देते हैं, अगर हम इसको मर्ज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ये 3/2 है, पावर यहाँ भी आपका 3/2 है, तो इसको हम अंदर लिख देते हैं 2m/kT, और h² को हम कैसे लिखेंगे, पाई को भी हम अंदर लिख देते हैं, एक पाई ये है और एक पाई ये है, पाई का 1/2 एंड हियर इज पाई का 1, तो इट इज अगेन 3/2, तो हमारे पास 3/2 का टर्म कितना गया, 2 पाई me अपॉन kT, सॉरी kT आपका न्यूमरेटर में रहेगा, और h², ये सारी टर्म हमारी किस पावर में आ गई, 3/2 की टर्म में आ गई, ये टर्म और ये टर्म। अब आपका 4 बच गया है, तो 4 आपका यहाँ पे 1/2 है, तो 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। देखिए मैंने ये सारी टर्म कंबाइन करके लिख दी है, और ये पूरी टर्म कंबाइन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप अपने कॉपी पेन से भी यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। और आगे आपका ये बचा है, दैट इज e की पावर, नेगेटिव को हम अंदर लेके जाएंगे तो व्हाट इट बिकम, दैट इज e की पावर, और यू कैन से EF माइनस EC अपॉन KT, ये वाला टर्म बच जाएगा। तो दिस इज अ कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। तो दिस इज द डेरिवेशन। अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को मैं क्या लिख दूंगी, इफेक्टिव कैरियर कंसंट्रेशन। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास की इफेक्टिव का मतलब क्या है। तो यू कैन से NE स्टार दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई ME KT अपॉन h² की पावर 3/2। तो दिस इज अ इफेक्टिव कैरियर कंसंट्रेशन, राइट। तो ये आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन था कि हाउ टू कैलकुलेट द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्शन बैंड। तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी, फर्स्ट इज द फर्मी-डिराक फंक्शन एंड सेकंड इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट। उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके वी कैलकुलेट दिस
कैरियर कंसंट्रेशन, जस्ट हमने उनको मल्टीप्लाई किया और फिर वी इंटीग्रेट दिस थिंग एंड एट द एंड यू विल गेट दिस आंसर, राइट? तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल, और इसका लास्ट भी हम डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक इट्स टाइम टू क्यूट दिस क्लास. So do you have any doubt till now?